हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज की हम अपनी इस नए क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं एलपीजी, जिसको हम लोग फुल फॉर्म है जिसका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन से शॉर्ट में वर्ल्ड वाइड जानते हैं एलपीजी। बेसिकली अगर मैं बात करूं एलपीजी की, तो ये जो रिफॉर्म था हमारे देश में कौन लेकर आया था, सबसे पहले मैं वो आपको अगर बता दूं तो इसको लेकर आए थे हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि हमारा एक्स प्राइम मिनिस्टर कौन था। अभी इसके पहले, अभी तो राइट नाउ नरेंद्र मोदी, इसके पहले कौन था तो इसके पहले थे मनमोहन सिंह। वही हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर जब 1990s में, जब हमारे देश के इकोनॉमिस्ट थे, फाइनेंस मिनिस्टर, तो उस टाइम जो हमारे कंट्री की सिचुएशन थी, कंट्री का सिचुएशन कैसा था 1988 1989 के बाद। आप सबको पता होगा 1992 में ये हर्षद मेहता वाला कांड हुआ था। तो उसके 2 साल पहले से जो हमारे कंट्री की सिचुएशन थी ना, वो डाउन पे डाउन होती जा रही थी। मतलब क्या हो रहा था कि हमारे कंट्री का जो इकोनॉमिक सिचुएशन था वो काफी डाउन हो रहा था। और अभी कैसा देखो, मार्केट में क्या होता है कि अगर कोई भी एक कंट्री, उसकी वैल्यू डाउन होती है तो अदर कंट्रीज जो होता है ना उसका बेनिफिट लेने लगते हैं। प्लस ये है कि अगर आपको वो कोई भी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं तो आप पे वो काबू करने की कोशिश करते हैं। सेम सिचुएशन था उस टाइम पे। लेकिन उस टाइम पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, यानी जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह ने ये जो कहते हैं ना कि ऑर्डर पास किया था। कौन सा था? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो बेसिकली ये कब आया था? ये आया था 1991 में। ये याद रखना, एलपीजी वाज अप्लाइड फ्रॉम 1991। ये वर्ड याद रखना है आपको। अभी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा मैं इंट्रो, ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया ये सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया है। हालांकि अगर आप लिखते हो तो इससे कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं होगा, बट एक कहते हैं ना एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड हो सकता है कि सामने वाले को वाह इतना नॉलेज है। अभी आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। After independence, mixed economic system was accepted, but as the changes were made to suit the varying situations, as required results were not seen after after July 1991. Indian economic started the process of liberalization, globalization and privatization. यानी कि देखो, as per the expectation, जैसे होता है ना कि हम जब कोई नई चीज लेकर आते तो एक माइंड में एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो वैसे जब इंडिपेंडेंस हुआ था तो सबके माइंड में एक एक्सपेक्टेशंस थी कि हमारे कंट्री के ये सिचुएशंस होंगी, ये बेटर होगा, ऐसा बेटर होगा। बट वैसा हुआ नहीं। यानी जो एक्सपेक्टेशंस थी उसके अकॉर्डिंग हमारे कंट्री ने डेवलपमेंट नहीं किया। प्लस 1989 के बाद जो मार्केट में सिचुएशन थी, यानी जो वर्ल्ड में सिचुएशन चल रही थी, और उसकी वजह से जो इंडियन इकोनॉमी डाउन पे डाउन होते जा रहा था, उस टाइम को देखते हुए एलपीजी जो था वो 1991 में लेकर आए थे हम लोग। कौन लेकर आया था? मनमोहन सिंह। राइट। अब इसमें सबसे पहले हमें स्टडी करना होता है एलपीजी के बारे में। किसके बारे में? सबसे पहले एलपीजी के बारे में, सॉरी एलपीजी बोल रहा हूं। सबसे पहले हम एल के बारे में स्टडी करें, यानी लिबरलाइजेशन के बारे में। देखो ये एक है ना स्टेजेस है। अब ध्यान से सुनो इसको बात, ये एक स्टेजेस है। आप कंटी ऐसे नहीं कर सकते लिबरलाइजेशन में डायरेक्टली प्राइवेटाइजेशन पे चले जाओ, ये या ग्लोबलाइजेशन पे चले जाओ। नहीं नहीं नहीं। अब ये क्या है? एक सिस्टम है। सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, एलजीपी लिख दिया मैंने। ये एलपीजी होना चाहिए था। यानी एल के बाद सीधा जी पे नहीं जा सकते, आपको पहले एल के बाद पी को फॉलो करना पड़ेगा, फिर पी के बाद जी को फॉलो करना पड़ेगा। कैसे, मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। तो आपको स्टडी करने में भी अच्छा लगेगा, प्लस आपको ये पता चलेगा कि ये जो सिचुएशन था कैसे काम कर रहा था। देखो हमारे देश में कैसा है कि बहुत सारे बिजनेस चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या ट्राई किया, ध्यान से सुनना। जितने भी बिजनेस थे सबसे पहले हमने क्या किया, अपने कंट्री में थोड़ा उनको बेनिफिट दिया कि भाई आप बिजनेस करो। राइट। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि जो फिर भी काम नहीं कर पा रहा है, ऐसे बिजनेस को हम लोगों ने क्या कर दिया है? प्राइवेट कर दिया। फिर कुछ मार्केट में ऐसे बिजनेस में थे कि जो वर्ल्ड लेवल पे काम करने के काबिल थे, तो उसके लिए हम लोग क्या कर दिया? ग्लोबलाइजेशन कर दिया, यानी उसको ग्लोबल कर दिया। समझ में आया कि नहीं? यानी 3 वर्ड्स यूज करना है। एक आपका लिबरलाइजेशन, दूसरा प्राइवेटाइजेशन एंड तीसरा ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में क्या किया कि जो बिजनेस ऐसे थे जो प्रॉपर वे में काम कर रहे थे, और हमें लग रहा था कि अगर थोड़ा उनके लिए लिबरल हो जाते, लिबरल वर्ड का मतलब क्या था? थोड़ा कहते छूट देने का। जैसे बोलते हैं ना कि हमारे एक सर है बहुत लिबरल है, ज्यादा मारते नहीं, कुछ बोलते नहीं है। तो लिबरल का मतलब यहाँ पे क्या? एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना। तो हम लोगों ने सबसे पहले एक पॉजिटिव एटीट्यूड रख के जो बिजनेस थे उनको हेल्प किया। नहीं हो पा रहा था उनको क्या कर दिया? प्राइवेट कर दिया। और जो लोग अच्छा कर रहे थे उनको हमने ग्लोबल करने की कोशिश की। क्लियर है? तो ये एलपीजी इस वे में काम करता है। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एलपीजी के बारे में, सॉरी लिबरलाइजेशन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं लिबरलाइजेशन का टॉपिक। लिबरलाइजेशन सबसे पहले, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन? तो लिबरलाइजेशन इन सिंपल टर्म्स इज अ मूवमेंट ऑफ बिजनेस एंड ट्रेड फ्रॉम अ कंट्रोल्ड टू एन ओपन एंड फ्री सिस्टम। मैंने क्या बोला था इसके पहले? मैंने वर्ड यूज किया
कि जो मार्केट में कंडीशंस थी, जो हमने उनके ऊपर थोड़ा रोक टोक लगाया था, उनके बाद हम लोग क्या हो गए थे, उनके लिए थोड़े लिबरल हो गए थे। लिबरल का मतलब क्या होता है? लिबरल का मतलब होता है एन ओपन एंड फ्री सिस्टम, यानी थोड़ा सा उनके लिए हम लोगों ने डिस्काउंट दिया कि आप जैसे चाहे वैसे बिजनेस कर सकते हो और आपके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होगा। क्लियर हुआ इतना? सो लिबरलाइजेशन इज अ simple term, in a simple terms, it is a movement of a business from controlled to an open and free system. Till July 1991, various types of control and barriers were imposed, but as a part of liberalized setup, the Indian government started reducing the intensity of controls in a phased manner. अब देखो, कोई भी चीज अगर सुधारना होता है ना, एक झटके में नहीं सुधर, वी ऑल नो, हम एक साथ कितना 100% डेवलपमेंट नहीं कर सकते, हमको क्या एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, लाइक 2%, 3%, 4%, 5%, 10%, फिर 20, फिर 30, फिर 40, राइट? तो वी हैव टू फॉलो दैट प्रोसीजर। तो स्टार्टिंग में भी वही किया। एज अ पार्ट ऑफ लिबरलाइज सेटअप, द इंडियन गवर्नमेंट, ध्यान से सुनना, the Indian government started reducing the intensity of controls in a phased manner. Phased manner का मतलब क्या है? धीरे धीरे करके, एक साथ नहीं किया था। क्लियर है इतना? In certain sectors, controls have been removed completely or to a maximum extent. Sorry, maximum extent. देखो सिचुएशंस कैसा है ना, गवर्नमेंट ने जो ये लिबरलाइजेशन पॉलिसी लेकर आया था ना, वो एक साथ नहीं लेकर आया। उन्होंने क्या किया, एक फेज्ड मैनर बनाया, एक प्रोसेस बनाया। लाइक पहले कुछ इंडस्ट्रीज को पहले मूव किया, फिर कुछ इंडस्ट्रीज को मूव किया, मतलब उनको ये बोल दिया भाई आप काम कर सकते हो। फिर कुछ इंडस्ट्रीज में कैसा किया, इन सर्टेन सेक्टर्स कंट्रोल्स हैव बीन रिमूव कंप्लीट, या तो पूरी तरह से छूट दे दिया, या तो कुछ मैक्सिमम एक्सटेंट तक, यानी जितना हो सकता था गवर्नमेंट से उतना उन्होंने करने की कोशिश की। क्लियर है? तो ये आपका बेसिक पॉइंट है जो आपको याद रखना है। सबसे पहले डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या याद रखना है? मूवमेंट ऑफ बिजनेस फ्रॉम अ कंट्रोल टू ओपन एंड फ्री सिस्टम। उसके बाद याद रखना, इंडियन गवर्नमेंट ने जो स्टार्ट किया था वो एक फेज मैनर में स्टार्ट किया था। उसके बाद थर्ड पॉइंट पे याद रखना है कि कंप्लीटली रिमूव किया था या तो मैक्सिमम स्टेट एक्सटेंट तक रिमूव किया था। तो ये आपके 3 पॉइंट्स बन जाते हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन, यानी लिबरलाइजेशन का इफेक्ट क्या हुआ था कंट्री पे वो। तो ये टोटल इसमें 10 पॉइंट्स हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ, आपको 10 के 10 पॉइंट्स एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद मैं आपको शॉर्ट कहते हैं शॉर्ट में एक छोटा सा चार्ट बना के मैं आपको एक लिख के दे दूंगा, आपको वही याद रखना है, हेल्प हो जाएगी आपको राइटिंग प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, अर्लियर देयर वाज अ बैरियर टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स इन इंडियन इंडस्ट्रीज, बट नाउ सच रिस्ट्रिक्शंस हैज बीन रिमूव्ड। अब इस बात को थोड़ा समझो। देयर वॉज अ बैरियर टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, यानी जो विदेशी लोग होते हैं, यानी फॉरेन कंट्रीज के लोग जो होते हैं, जैसे हम इंडियन हैं तो अमेरिका के लोग मान लो, चाइना के, जापान के, रशिया के, ये जो लोग होते हैं ना, इनको इंडिया में इंडस्ट्री स्टार्ट करने के लिए परमिशन देना अलाउड नहीं था। बट सच रिस्ट्रिक्शंस हैज बी रिमूव्ड, बट अब उसको क्या कर छोड़ दिया है, मतलब दूर कर दिया है। Its maximum limit was very low. Gradually, it has been increased to attract foreign investors and businessmen. Various economic and non-economic incentives and exemptions are being given. याद रखना है, various economic and non-economic incentives and exemptions are given. Why they are giving these types of exemptions? To attract the foreign investors. तो ये वर्ड याद रखना है, to attract foreign investors. Various economic, non-economic incentives and exemptions are given. First point था। Number 2, to attract more foreign investments in the field of share market. The procedure of purchase and sale of shares have been made completely transparent by taking various steps. अब देखो सिचुएशन कैसा है कि जब उनको, अब देखो वो लोग तो यहाँ पे आके रहने वाले नहीं है, वो लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं। देखो फर्स्ट वाले में क्या था, फर्स्ट वाले में था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि यहाँ पे वो लोग क्या कर रहे हैं, ये जब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है ना, बेसिकली ये होता है बिजनेस से रिलेटेड, राइट? उसके बाद एक आता है आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है ना, ये सिर्फ मनी से रिलेटेड होता है। ये वर्ड आपको याद रखना है। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, दैट इज नोन एज एफडीआई, बेसिकली वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए होता है। और जो एफआई होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, उनका काम सिर्फ पैसे लगाना होता है। टू अट्रैक्ट मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इन द फील्ड ऑफ शेयर मार्केट, दैट्स व्हाई यहाँ पे वर्ड यूज किया हुआ है शेयर मार्केट, यानी शेयर मार्केट में और ज्यादा पैसे लगाने के लिए। द प्रोसीजर्स ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स have been made completely transparent by taking various steps to change the nature of shares from physical to electronic. Dematerialization has been introduced.
The purchase and sale of shares and the transactions of money involved therein has been made more transparent. The processes are based on the international indicators. तो ये जो है ना, ये ही वाला पैराग्राफ याद रखना है, बस एक्स्ट्रा याद रख लेना है. The processes are based on international indicators. यानी आपको पूरा याद रखने की जरूरत नहीं, सबसे पहले याद रखना है to attract more foreign investments in a field of share market. The procedures of purchase and sales of share have been made completely transparent, and to change the nature of shares physical to electronic, dematerialization has been introduced. याद रखना, dematerialization has been introduced. उसके बाद याद रखना, the procedures are based on international indicators. जो ट्रांसपेरेंट हुआ है ना प्रोसीजर, या जो उसको छूट दे दिया कि भाई जो चाहे वो शेयर परचेस कर सकता है, जो चाहे वो सेल कर सकता है. सो टू अट्रैक्ट मोर द प्रोसीजर्स आर बेस्ड ऑन इंटरनेशनल इंडिकेटर्स, यानी जो बेसिकली इंटरनेशनल रूल्स हैं उसी रूल्स को फॉलो किया है. क्लियर है? तो फर्स्ट वाला पॉइंट क्या था? फर्स्ट वाला पॉइंट था टू अट्रैक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, इससे क्या रहेगा, साथ ही साथ हम लोग याद भी करते रहेंगे. फर्स्ट पॉइंट क्या था? रिमूव्ड एफडीआई बैरियर. ध्यान से सुनना, रिमूव्ड एफडीआई बैरियर. फर्स्ट वाले में एफडीआई जो बैरियर था वो रिमूव किया था. सेकंड वाले में अट्रैक्ट किया था. किसको अट्रैक्ट किया था? एफआई को, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को. तो याद रखना है, फर्स्ट वाले में रिमूव किया था बैरियर को एफडीआई का, सेकंड वाले में अट्रैक्ट किया था. अब अट्रैक्ट वाले में जो पॉइंट्स है उनको याद रखना. फिर बात करते हैं थर्ड वाले की. स्टेप्स आर बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट टू मेक टैक्स स्ट्रक्चर सिंपलर एंड मोर ट्रांसपेरेंट. याद रखना, जो टैक्स स्ट्रक्चर था उसको भी बहुत सिंपल कर दिया, टू मेक टैक्स स्ट्रक्चर सिंपलर एंड मोर ट्रांसपेरेंट, और ट्रांसपेरेंट भी कर दिया. सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी आर बीइंग सिंप्लीफाइड इन प्रोसीजर टू इंट्रोड्यूस. GST has already implemented since 1st July 2017. जब ये बुक बनी थी ना उस टाइम से इंप्लीमेंट किया था, लेकिन अभी कैसा है वो अप्लाई हो चुका है. वी ऑल नो कि 1 जुलाई 2017 को अप्लाई हो चुका है, और उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने ये सारे फील्ड में इसको अप्लाई कर दिया है. यानी अब तो सब इसका यूज करना भी सीख गए हैं. तो ये आपको याद रखना है, स्टेप्स हैव बीन टेकन टू मेक टैक्स स्ट्रक्चर सिंपलर एंड मोर ट्रांसपेरेंट. All the taxes have been cancelled and the new tax has been introduced in the market, that is the GST from July 1st 2017. ये आपको याद रखना है. अब थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो थर्ड पॉइंट आप कैसे याद रखोगे? तो थर्ड पॉइंट याद रखना है कि जो प्रोसीजर था टैक्स का वो सिंपल कर दिया. तो टैक्स प्रोसीजर मोर सिंपलर या मोर सिंपल, और साथ में लिख देना एन इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी. तो ये याद रहेगा कि ये दोनों पॉइंट का साथ में एक्सप्लेनेशन. नंबर 1 में क्या था? रिमूव एफडीआई बैरियर. नंबर 2 में था अट्रैक्ट एफआई इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स. नंबर 3 टैक्स प्रोसीजर मोर सिंपल. इट मींस कि जो प्रोसीजर था टैक्स का वो ट्रांसपेरेंट कर दिया और सिंपल कर दिया. और एक एक्स्ट्रा वर्ड याद रखना है, जीएसटी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 जुलाई 2017. ये एक्स्ट्रा याद रखना है. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा है? पॉइंट नंबर 4. द सिंबल ऑफ इंडियन करेंसी हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड. इंडियन करेंसी दैट इज INR is given relief under certain terms and conditions in the foreign forex market. तो याद रखना है, सिंबल ऑफ इंडियन करेंसी हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड. तो इसके लिए आपको क्या वर्ड याद रखना है? सिर्फ इंडियन करेंसी वर्ड याद रखना है. क्या रखना है? इंडियन करेंसी. इससे याद हो जाएगा कि इंडियन करेंसी भी मार्केट में लॉन्च किया गया था. इंडियन करेंसी. क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं. तो नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 5. लाइसेंस राज हैज बीन ऑलमोस्ट रिमूव्ड फ्रॉम इंडिया. Before liberalization, most industries were dependent on the license, and now as a part of liberalization, the quantum of license is almost nil. अब देखो, ये नहीं बोल दिया कि 100% रिमूव, बट लाइसेंस राज जो था उसको खत्म किया. तो यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रीज को अब लाइसेंस के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है. दे कैन स्टार्ट द बिजनेस. हाँ, अगर कोई रिस्की बिजनेस है, कहते हैं ना कंट्री से रिलेटेड है, या कंट्री के लोगों का लॉस हो सकता है, तो यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट. लेकिन अगर कोई नॉर्मल बिजनेस है, इससे किसी का लॉस नहीं होगा, कोई कंट्री को हमारे लॉस नहीं होगा, हमारे लोगों को लॉस नहीं होगा, तो आप ऐसा कोई इशू नहीं है. दैट्स व्हाई यहाँ पे बोला है द क्वांटम ऑफ लाइसेंस इज ऑलमोस्ट नील. तो यानी फिफ्थ पॉइंट में अगर मैं बात करता हूँ, फिफ्थ पॉइंट याद करने के लिए, तो सिंपल से याद रखना लाइसेंस राज. ठीक है, क्या याद रखना है? लाइसेंस राज. ठीक है, जो लाइसेंस राज था उसको क्या कर दिया गया है? कैंसल. नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. पॉइंट नंबर 6. पॉइंट नंबर 6 में क्या लिखा? कलेक्टेड एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया. वेरियस इंसेंटिव्स आर बीइंग गिवन टू इंडियन इंडस्ट्रीज टू प्रमोट एक्सपोर्ट. याद रखना है, efforts are made to increase the exports of India.
incentives are given to Indian industries to promote exports. Import duties are also being reduced. It means कि अगर मैं पॉइंट नंबर 6 की बात करता हूं तो पॉइंट नंबर 6 में जो बेसिकली फोकस किया हुआ है वो किस पे फोकस किया हुआ है? एफर्ट्स टू इंक्रीज एक्सपोर्ट, ये याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो पॉइंट नंबर जो 7 है उसको मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले सॉरी, हाँ पॉइंट नंबर 6 है, पॉइंट नंबर 7 को ही पढ़ लेते हैं। अब फॉरेन एक्सचेंज सिचुएशन इज improving, foreign exchange management act is prevalent and the old foreign exchange regulation act has been cancelled। इसका मतलब क्या हुआ है? पहले हमारे कंट्री में फेरा था, फेरा को कैंसिल करके क्या आ गया है? फेमा आ गया है। जो फेरा था उसका काम क्या था? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, बट नाइ राइट नाउ ये क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। याद रखना है, एज फॉरेन एक्सचेंज सिचुएशन इज improving, FEMA has been prevalent in the market or FEMA has been introduced and the old FERA has been cancelled। तो ये वर्ड याद रखना है। The type of change in the act helps to understand that there are no barriers for the entry of foreign exchange but the flow of foreign exchange is to be managed। यानी कि देखो इससे बेनिफिट क्या होता है? जो लोग आ रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, उनको समझ में आ जाएगा there are no barriers for the entry of foreign exchange but the flow of foreign exchange is to be managed। बस इतना याद रखना है, जो ये वर्ड से क्लियर हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, so that it is made available for the development of a business। क्लियर है इतना? तो हमारा जो पॉइंट नंबर 7 हो जाएगा वो हो जाएगा फेरा से फेमा। पॉइंट नंबर 7 फेरा से किस पे आ गए थे हम लोग? फेमा पे आ गए थे। क्लियर है? उसके बाद पॉइंट नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है? वेरियस चेंजेस हैव बीन मेड इन मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, दैट इज एमआरटीपी, and number of relaxation have been made in the act, still certain unwanted controls of a business practice are continued with the restrictions। याद रखना है, मोनोपोलीज ने रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एमआरटीपी अप्लाई किया था। एमआरटीपी का मेन टारगेट क्या था? कि कोई भी बिजनेस जो है वो मार्केट में अकेले राज नहीं करे, मतलब ऐसा सिचुएशन नहीं होना चाहिए कि मार्केट में उनके अलावा कोई है ही नहीं। तो याद रखना है पॉइंट नंबर 8 एमआरटीपी एक्ट। एमआरटीपी एक्ट इंट्रोड्यूस क्यों किया था? इंट्रोड्यूस इसलिए किया था कि मार्केट में कोई भी बिजनेस जो है वो मोनोपोलिस्टिक ना बने, राइट? याद रखना है सर्टेन अनवांटेड कंट्रोल्स ऑफ बिजनेस प्रैक्टिस आर कंटिन्यूड विद द रिस्ट्रिक्शन, अदरवाइज वो लोग क्या होगा? अपने मन से काम करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है? उसके बाद पॉइंट नंबर 9, at present Reserve Bank of India has been given freedom to various banks to decide the deposit and lending rate of interest subject to certain conditions। तो ये याद रखना है, पहले क्या था? सारा का सारा कंट्रोल आरबीआई का था, but right now banks are given freedom to decide the deposit and lending rate of interest। बस इतना याद रखना है, they are given certain kinds of freedoms to decide the rate of interest of deposits and lending, या both interest for deposit also for lending also। ये वर्ड्स आगे पीछे होगा, थोड़ा चलेगा, बट जो आपका सेंटेंस है वो सेम होना चाहिए, मीनिंग सेम होना चाहिए। तो ये था पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 में था एमआरटीपी। उसके पॉइंट नंबर 9, तो पॉइंट नंबर 9 में क्या हुआ था? आरबीआई फ्रीडम। याद रखना है, आरबीआई ने क्या दिया था? फ्रीडम दिया था। कौन सा फ्रीडम दिया था? इंटरेस्ट वाला। तो ये याद रखना है, इंटरेस्ट फ्रीडम। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा पॉइंट नंबर 10, imports of goods and service have become easier, payment of foreign exchange has become simple in the recent years subject to certain term and conditions। तो ये बेसिकली याद रखना है कि भाई जो सिचुएशन था उसको कंट्रोल किया है और ये जो इंपोर्ट सिचुएशन था उसको भी इजी बना दिया है। तो लास्ट जो पॉइंट है पॉइंट नंबर 10, वो क्या है? सिर्फ इंपोर्ट, और ब्रैकेट में याद रखना इजी। क्लियर है इतना? तो टोटल कितने पॉइंट्स हो गए? टोटल है 10 पॉइंट्स, जिसमें से नंबर 1 पॉइंट रिमूव्ड एफडीआई बैरियर। याद रखना है, रिमूव्ड एफडीआई बैरियर अट्रैक्ट टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। नंबर 3, टैक्स प्रोसीजर्स मोर सिंपल एंड जीएसटी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। नंबर 4, इंडियन करेंसी इन द मार्केट, जिससे वैल्यू हमारी क्या हो गई? बढ़ गई। पॉइंट नंबर 5, लाइसेंस राज हैज बीन कैंसल। पॉइंट नंबर 6, एफर्ट्स टू इंक्रीज एक्सपोर्ट। पॉइंट नंबर 7, फेरा कैंसिल करके फेमा आ गया। पॉइंट नंबर 8, एमआरटीपी एक्ट आ गया था। पॉइंट नंबर 9, आरबीआई हैज गिवन सम काइंड्स ऑफ फ्रीडम टू डिसाइड द इंटरेस्ट रेट ऑफ डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग। पॉइंट नंबर 10, इंपोर्ट इजी। क्लियर है? तो ये 10 पॉइंट याद रखना है। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो 5 मार्क्स का अगर पूछ लेता है इस टॉपिक में से, तो याद रखना है पूरे की पूरे 10 पॉइंट लिखना है और एक्सप्लेन करना होगा एनी 5।
प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करना तो एक एक्स्ट्रा कर देना, वो भी 0.6 कर देना, राइट। लेकिन याद रखना इससे ज्यादा आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। और ये सारी बातें जो है वो मैंने पिछले क्लास में आपको एक्सप्लेन कर दिया था, जिसमें मैंने समझाया था कि हाउ टू मैनेज टाइम, हाउ टू राइट द पेपर। उसमें मैंने ये सारी बातें बहुत डिटेल में डिस्कस किया, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको लगता है कि हाँ थोड़ा बहुत इशू हो रहा है, अभी भी टाइम है, आप मुझसे पूछ सकते हो। जितना मेरी कैपेसिटी है, कितना औकात है, मैं उतना आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।